मैं अनिल चौधरी SBRS के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं BA पार्ट और BSc पार्ट 3 के लिए जियोग्राफी का फर्स्ट पेपर, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व का प्रादेशिक भूगोल, विश्व का प्रादेशिक भूगोल। देखिए, इसे विश्व भूगोल भी कह देते हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर अपन प्रादेशिक चीज़ें पढ़ेंगे प्रत्येक विश्व के बारे में। मैंने आपको बताई थी प्राकृतिक एक मानवीय भूगोल, जब सेकेंड ईयर का पाठ करवाया था, उसमें जो स्थलीय भाग है उनकी वास्तविक जानकारी, किस प्रदेश का कैसा सिस्टम है, इसके अंदर अपने को प्रमुख रूप से 3 सेक्शन किए हुए हैं। पहला सेक्शन जो है उसमें किया गया है एशिया और यूरोप। एशिया और यूरोप यानी 3 सेक्शन है, मैं बता देता हूँ एक बार आपको। ए में है एशिया और यूरोप। बी सेक्शन है, उसमें है उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका। और जो पार्ट सी है उसमें है ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड। ओके, 3 है। इसमें जो पूरे महाद्वीप हैं उनमें अपन को मोस्टली किस किस का ध्यान देना है। देखिए, इसकी स्थिति कहाँ स्थित है। दूसरा, इसका जलतंत्र, जलतंत्र कैसे है। नेक्स्ट जो इसके अंदर अपन पार्ट पढ़ेंगे आर्थिक संसाधन की स्थिति, प्रमुख रूप से। और जो एक जो मुख्य है यहाँ का जलवायु, इनके बारे में आपको विस्तार वर्णन करना है। आपको कह देगा एशिया का प्रादेशिक वर्गीकरण कीजिए, यूरोप का कीजिए, यूरोप के जलतंत्र का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसके क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनेंगे। आपको एक टॉपिक विशेष पे विस्तार वर्णन के लिए कह सकता है। एशिया की जलवायु का सविस्तार वर्णन कीजिए, यूरोप की जलवायु का सविस्तार वर्णन कीजिए। अपने इस पार्ट में अफ्रीका को नहीं जोड़ा गया है, ध्यान रखना। अफ्रीका इस पार्ट में नहीं है, ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। अब मुझे मोस्टली बात है करेंगे पूरे विश्व के बारे में, एक बार जानेंगे पूरे विश्व की स्थिति क्या है, कैसे है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बार पूरा मानचित्र बना के बताता हूँ। 2 चीज़ होती है, एक मानचित्र, एक ग्लोब। दोनों में बहुत अंतर है। ग्लोब क्या होगा? पृथ्वी का वास्तविक आकार, यानी उसका छोटा रूप। तो उसके अंदर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची है गोल रूप में खींची जाएगी। जबकि जो मानचित्र होता है वो क्या होता है? समतल कागज पर दर्शाया जाता है अक्षांश रेखाओं जाल के द्वारा। तो अपन सबसे पहले मैं दर्शा रहा हूँ आपके सामने कर्क रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा 0 डिग्री। इसके ऊपर चलेंगे अपन 23.5 डिग्री पर। कौन सी रेखा है? कर्क। यह है भूमध्य और 23.5 डिग्री नीचे। मकर। याद रखें, ये जो 0 डिग्री लाइन है इसके ऊपर के पार्ट को कहते हैं अपन उत्तरी गोलार्ध और नीचे के पार्ट को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर बीचों बीच से रेखा गुजरती है अपने एक 0 डिग्री, जिसे कहते हैं ग्रीनविच
ठीक है। इसके ये पार्ट पश्चिमी पार्ट और ये पूर्वी पार्ट, ठीक है। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के लिए ये समान स्थिति है। ऊपर इसमें यहाँ पर 66.5 डिग्री एक लाइन और आती है, जिसे क्या कहते हैं, ऊपर कौन सा महासागर है, आर्कटिक, आर्कटिक वर्त। इसके नीचे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वर्त। और बिल्कुल नीचे अंतिम ध्रुव का भाग हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। यह स्थिति आपके सामने है पूरे वर्ल्ड की। अब यहां पर अलग अलग महाद्वीप अलग अलग जगह स्थानों पर स्थित हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा अफ्रीका में। अफ्रीका अपने पार्ट में नहीं, लेकिन फिर भी अपन विश्व में तो उसको दर्शाना पड़ेगा ना। तो देखो, अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती है। ये अफ्रीका गया है, कौन है, अफ्रीका। उसके बाद में अपन लेंगे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ये अपना उत्तरी अमेरिका, ठीक है। यहां पर है यूरोप, ठीक है। कितने महाद्वीप हो गए अपने अब तक, 4 महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। ये अपना एशिया, क्या है, एशिया पूरा पार्ट। और एक बच गया अपना ये वाला पार्ट। ठीक है, पूरा वर्ड बन के अपना तैयार है। और नीचे का जो पार्ट है, नीचे यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है बेटा, अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हो गए हैं, देखना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और अंटार्कटिका। यहाँ पास में है न्यूजीलैंड। ठीक है, ये जो स्थिति है ये अपने सामने है। अब अपन देखते हैं एक बार यहाँ पर अपने प्रमुख महासागर। तो इधर अपना है प्रशांत
महासागर। एक उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका की कौन सी दिशा में? पश्चिम में है, और एक अपने एशिया और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिशा में भी क्या है? प्रशांत। महासागर, ठीक है। यहां है अटलांटिक, ऐसे देखो एस के आकार का। अपनी यहां पर है हिंद महासागर, ठीक है। और ऊपर जो मैंने आपको बताया था 66.5 डिग्री आर्कटिक वर्थ, तो ऊपर है अपना आर्कटिक महासागर। ठीक है। नीचे अपना कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर। यह है अंटार्कटिका और यह है अंटार्कटिक महासागर, वो महाद्वीप है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको। अब इसको कई बार अपन दक्षिण ध्रुव महासागर कैसे और इसको उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। ये पूरे विश्व की जो अपनी स्थिति आज वर्तमान में वो है। अब देखो, जैसे यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसे कैरिबियन सागर कहते हैं। यहाँ पर है एक द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। ये ब्रिटेन, आइसलैंड, ये वाला पार्ट, ये आइसलैंड यहाँ पर छोटे छोटे पार्टों में बटा हुआ है, द्वीप विभाग है। यहाँ पर मेडागास्कर है, यहाँ पर भारत के दक्षिण में मालदीव है, यहाँ जैसे अपने अंडमान निकोबार, ये सब चीज़ें द्वीप के रूप में हैं। यहाँ पर काफ़ी द्वीप है अपने। यहाँ पर इस पार्ट में अपने यहीं पर कौन है? जापान, ये अलग द्वीप के पार्ट है। तो आपके समझ में आएगा विश्व के बारे में। तो अब देखो अपने को विशेष रूप से हर महासागर में, हर महाद्वीप में अलग अलग स्थितियां हैं। सभी कॉमन चीजें होगी, जो क्लाइमेट होगा वो कॉमन होगा, क्षेत्र विशेष के अनुसार वही सेम क्लाइमेट रहेगा। जैसे अपनी उत्तरी अमेरिका में जो 66.5 डिग्री आसपास है वो यूरोप में मिलेगी स्थिति आपको, वहाँ पर हो सकता है धरातलीय संरचनाएं अलग हो, ऐसे नीचे है। तो इनके बारे में अपन को बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अब देखिए, मैं एक चीज़ समझाता हूँ आपको और समझने का प्रयास करना। जो 0 डिग्री है, कौन? 0 डिग्री, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन भी होता है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक तापमान ना होकर सर्वाधिक तापमान 20 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के बीच में मिलता है। और इसी पार्ट में विश्व के संपूर्ण मरुस्थल है। ध्यान रखिए इस बात का, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। और सभी मरुस्थल प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिम में है। कहां पर है? एक, ठीक है ना, समझ में आई भाई? जो भी मरुस्थल है वो महाद्वीप के पश्चिमी भाग में मिलेंगे। कितने डिग्री के बीच में मिलेंगे? 20 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जैसे यहां पर है सहारा है, ठीक है। बोत्सवाना, नामीबिया, ये मरुस्थल है, ये पश्चिम भाग में है लगभग। चिली में है अट्टाकामा, दक्षिण अमेरिका में है, सॉरी उत्तरी अमेरिका में है। कौन से पार्ट में है? मैक्सिको पास, इधर पश्चिम भाग में। एशिया के पश्चिम भाग में है। इराक, ईरान, सऊदी अरब, भारत, इसका जो मरुस्थल है। ऐसे ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा जनगणना तो कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में। कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में। ध्यान रखना इस बात का। एक जो स्पेशल चीज, अब आप जब किसी भी महाद्वीप का आपको वर्णन पूछ ले तो आपको उसकी स्थिति बतानी है। जैसे मैं आपको कह रहा हूं भी उत्तरी अमेरिका के बारे में, तो आप कहेंगे उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के छोटे सागर भी हैं,
जिनमें आप कैरिबियन सागर, कैलिफोर्नियाई खाड़ी, समझ में आ रही है, बैफिन की खाड़ी, और इसके उत्तर पूर्व में ग्रीनलैंड है, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कि 0 डिग्री के ऊपर ही है ना सारा। ये चीज हम लिखेंगे, उसका वर्णन करेंगे, आप इसको देख के कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? एशिया। उसके बाद में कौन है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इन चीजों का विशेष ध्यान देना आपको। आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो अपना अफ्रीका है उससे तीनों रेखाएं गुजर रही है, कारक, भूमध्य और मकर। इसलिए यहां पर सर्वाधिक तापमान मिलता है, और सर्वाधिक तापमान मिलने के साथ साथ यहां पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है, और सबसे ज्यादा मरुस्थल भी मिलते हैं। यहाँ पर उत्तरी भाग में सहारा मिल गया, और नीचे यहाँ पर 20 से 30 डिग्री बाद फिर मरुस्थल मिल गया, नामी, बोस्वाना, कालाहारी। तो ये जो तथ्य हैं ये आपके सामने होने चाहिए, जिससे कि आप उसका बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन कर सको, पूरे विश्व के मानचित्र को समझो कहाँ क्या है। ऐसे आपके सामने यूरोप है। अब यूरोप की स्थिति तो आपको पता होनी चाहिए ना कि कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है साहब। इससे तीनों रेखाओं का कोई मेल जोल नहीं है। इसके पश्चिम में क्या है? ग्रीनलैंड है, अटलांटिक महासागर है। इसके दक्षिण में यहाँ पर इन दोनों के बीच में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। ठीक है, इसके पूर्व में कौन है? एशिया। उत्तर में कौन है? आर्कटिक महासागर। पूर्ण रूप से ये लगभग देखो 23.5 डिग्री के भी ऊपर, लगभग 30 से लेकर 60 डिग्री के आसपास ये फैला हुआ है। ठीक है, तो यहां पर इस पार्ट में आपको शीतोष्ण जलवायु देखने को मिलेगी। ठीक है, एशिया उष्ण में भी है, शीतोष्ण शीत में भी है। ऐसी स्थिति आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया उष्ण में भी है और शीतमय स्थिति में भी है, यानी जहाँ पर शीतोष्ण स्थिति है, ठंडा भाग है। और नीचे आर्कटिक महासागर है, ये बिल्कुल क्या है? ठंडा है। दो चीज़ों का आप ध्यान रखना, लगभग 66.5 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के बाद वो क्षेत्र पूर्ण रूप से बर्फ से आच्छादित रहते हैं। क्या रहते हैं? बर्फ से आच्छादित रहते हैं। जब सूर्य का उत्तरायण होता है, यानी जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तो लगभग 66.5 डिग्री से लेकर 75 डिग्री आसपास थोड़ी बर्फ पिघल जाती है, और कुछ समय के लिए यहाँ पर छोटे छोटे फूल वाले पेड़ पौधे उग जाते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है जब होती है, नीचे के भाग में थोड़ी बर्फ भाग पिघल जाएगा, लेकिन लगभग 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के आसपास ध्रुव है, बर्फीले भाग है। इन बर्फीले भागों को बचाने के लिए हमें अति आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव, सूर्य का तापमान सर्वाधिक होने के कारण इन सभी का प्रभाव हिम को पिघलने में सहायक का कार्य करते हैं। इसलिए ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए, उनके जगह दूसरे संसाधन अपनाए जाएं जिनका प्रभाव पर्यावरण के अनुकूल हो। और सन 2015 में विश्व पर्यावरण संगठन की ओर से एक धारणाएं बनाई गई है, सतत विकासशील धारणाएं, 2030 तक का उसका लक्ष्य है। उसमें क्या है कि आप डेवलपमेंट कीजिए, लेकिन पर्यावरण के कारकों को ध्यान में रखते हुए कीजिए, यानी पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचे और मानव प्रोग्रेस भी करें। खनन करें, लिमिट में करें, वैकल्पिक संसाधन अपनाएं, जैसे पेट्रोल डीजल है, इनकी जगह आप सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जवाहरी ऊर्जा, इनको उपयोग करो, बायोमास, उनका कम उपयोग। इस प्रकार से अपन पूरे विश्व की वर्णन करते हैं। तो अपन एशिया में चलते हैं तो पता लगता है अपन को कि एशिया की स्थिति भी सेम वही है, उष्ण में भी और शीत में भी है। एशिया कौन से गोलार्ध में है बताओ? देखिए, दोनों गोलार्धों में। देखना, ये 0 डिग्री इसके नीचे है ना, ये वाला पार्ट,
तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में। अफ्रीका कहाँ है? दोनों गोलार्धों में। दक्षिण अमेरिका कहाँ है? दोनों गोलार्धों में। अब आता है ऑस्ट्रेलिया, कहाँ है? ओनली दक्षिण गोलार्ध है। कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध है। ठीक है। आर्कटिक महासागर कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में। जब एशिया के बारे में आप वर्णन करेंगे, दक्षिण में इसके हिंद महासागर है, इधर भूमध्य सागर है, इधर आर्कटिक महासागर है, इधर यूरोप है, और पूर्वी भाग में क्या है? प्रशांत महासागर है। इस हिसाब से आप इसका वर्णन करेंगे, देखेंगे इनको। उसके बाद में आप आएंगे ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर में इसके एशिया है, हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर, नीचे आर्कटिक महासागर है। इस प्रकार की अपन को स्थिति सामने आती है और समझ में आती है कि प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु अलग अलग होगी, यहाँ की संरचनाएं अलग अलग होगी, प्रत्येक स्थल में भौगोलिक विषमताएं अलग होगी। जैसे वहाँ की जलवायु अलग हो, ऊंचा उच्च अलग हो, मिट्टी की विशेषता अलग हो, तापमान अलग हो, वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति अलग हो। ये सब चीज़ें वहाँ की किसके ऊपर निर्भर करेगी? जलवायु पर। तो जलवायु आपके समझ में आ चुकी है कि कैसे कैसे कौन से देशों की स्थिति है। अब भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा, ऐसे भूमध्य से नीचे आएंगे तो भी तापमान घटता जाएगा। कई बार क्वेश्चन आ जाता है अपना कि उत्तरी गोलार्ध से दक्षिण गोलार्ध की ओर चलने पर किस पार्ट में तापमान सर्वाधिक मिलता है? वही 20 से 30। और सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ मिलेगा आपको? बताइए। ध्रुवों के पास। किसके पास? ध्रुवों के पास। अपने को तापमान क्या मिलेगा? सबसे कम। नेक्स्ट है, आपको मैं पार्ट समझा देता हूँ एक बार, जिससे आपको वर्णन करने में काफ़ी सुविधा होगी। जो ये मध्य अक्षांश है, इसको समझना। यहाँ पर 0 से लेकर लगभग 23 डिग्री के 23.5 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास हवाएं हैं, उनकी गति दक्षिण गोलार्ध में ये रहेगी। और उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी? ये वाली स्थिति है। इन दोनों हवाओं को क्या कहेंगे अपन? व्यापारिक पवनें। यानी उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किधर से चलेगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, और इधर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण गोलार्ध में। यहां पर चलेगी पछुआ पवनें इस दिशा में, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और यहां पर उल्टी। जब जलवायु पढ़ेंगे जब और भी चीज़ें काम आएगी। ये वाला पार्ट जहाँ पर अपने को ध्रुवीय हवाएं मिलती है, सेम व्यापारिक हवाओं की दिशा होती है इनकी। ये ठंडी होती है और शुष्क होती है। कैसी होती है? ठंडी और शुष्क। जो मध्यम भाग है, इन हवाओं को क्या कहेंगे अपन? पछुआ पवनें। ये भी क्या कहलाएगी? पछुआ पवनें। ये कहलाएगी ध्रुवीय, या इन्हें पूर्वी भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हवाएं हैं ये अलग अलग प्रकार की चलती है अलग अलग क्षेत्रों में, उसके अनुसार इनकी विशेषताएं होती हैं। देखिए यहां पर आपको एक चीज समझना है, ये जो हवाएं हैं मैंने बांट रखी है 3 पार्ट में, ये वर्ष भर बहती है। क्या करती है? वर्ष भर बहती है। ये धाराओं को प्रभावित करती है, ये क्षेत्र विशेष की जलवायु को प्रभावित करती है, ये तापमान को प्रभावित करती है। इन हवाओं के आधार पर क्षेत्र विशेष की जलवायु को आप पता लगा सकते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये पेटी ऊपर खिसक जाएगी और ये पेटी क्या आ जाएगी? थोड़ी ऊपर आ जाएगी। जब दक्षिणायन होगा तो ये पेटी क्या हो जाएगी? तो नीचे हो जाएगी। तो उत्तरायण और दक्षिणायन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है? 21 जून। कर्क रेखा पर कितने जून को चमकेगा? 21 जून।
भूमध्य पर 23 और सितंबर और 22 दिसंबर को, और यहाँ पर नीचे मकर रेखा पर 21 मार्च। सूर्य क्या चमकता है? सीधा चमकता है। यहां पर आपको एक चीज और नोट करनी है, जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा पर होगा तो यहां पर ज्यादा गर्मी होगी, तो तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। ऐसा ही जब आप उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकेगी तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा तापमान होगा। यानी आप कह सकते हो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, जबकि दक्षिण गोलार्ध की सबसे लंबी रात, और 23 सितंबर और 22 दिसंबर भूमध्य रेखा 12 घंटे की रात 12 घंटे का दिन। दक्षिण में आप आएंगे तो समझेंगे कि जो 22 दिसंबर है वो उस दिन यहाँ का सबसे लंबा दिन, छोटी रात, और अपने सबसे लंबी रात, सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो ये चीज़ें हैं बेसिक जो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, जिससे अपन जैसे आज मैं आपको अफ्रीका पढ़ाऊँ, यूरोप पढ़ाऊँ, उत्तरी अमेरिका तक कोई भी पार्ट बताएं तो आपको पता होना चाहिए इसकी स्थिति कहाँ है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको बार बार देखें, इसके आधार पर आप काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हो। अब देखो, दो चीज़ मैं आपको समझाता हूँ और उसको समझने का प्रयास करना। भूमध्य रेखा के आसपास, प्रत्येक महाद्वीप के लिए है गई, भूमध्य रेखा के आसपास सदाबहार वन मिलेंगे आपको। यानी यहाँ पर वर्षा वर्ष भर होगी, और जो वनस्पति होगी वो कैसी होगी? सदाबहार होगी, घने जंगल होंगे, इसलिए यहाँ की जो वृक्ष है वो भी लंबे होंगे, लेकिन इनका जो व्यावसायिक रूप से इनका जो उपयोग बहुत कम हो पाता है। नेक्स्ट है, अब जब ऊपर चलेंगे कर्क रेखा के आसपास, तो यहाँ पर कौन से वन मिलेंगे अपन को? मानसूनी वन। कौन से वन? मानसूनी वन। ऋतु के अनुसार चेंजिंग होती रहेंगी इनमें। इसके ऊपर अपन चलेंगे शीतोष्ण में, तो वहाँ पर अपन को लगभग शीतकाल में वर्षा होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा, ग्रीष्मकाल में कम होती है। तो यहाँ वो जो वनस्पति है ये शीतकाल जैसे इनकी स्थिति होगी। नेक्स्ट है, जब आप उन्हें उत्तरी गोलार्ध में चलते हैं तो वहाँ पर आपको समझ में आता है कि जो शीत ऋतु है वहाँ पर टुंड्रा मिल मिलेंगे, नीचे टेगा मिल मिलेंगे। तो ये स्थिति आप आराम से इसको वर्णन कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बस जलवायु आपको समझ में आ जानी चाहिए। ऊंचाई पर जाने पर वनस्पतियाँ भी क्या होती जाएगी? बदलती जाएगी। ऐसी मिट्टी की स्थिति बदलती जाएगी। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जैसे पर्वतीय वृक्ष, उनकी विशेषता क्या होती है? बिल्कुल ही अलग होती है। इस प्रकार मैं आपको जो अपना बेसिक कंसेप्ट था वो क्लियर करवा दिया हूँ। कल और अगले पार्ट में मैं आपको जो अपना ए पार्ट है उसका एशिया और यूरोप, तो एशिया महाद्वीप के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी संपूर्ण। एशिया की कैसी जलवायु है, कहाँ स्थित है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से छोटे सागर हैं, यहाँ की वनस्पति कैसी है, स्थिति कैसी है, पर्वतीय भाग कैसे हैं, मैदानी भाग कौन से हैं, कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती है, ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको वर्णन करवाई जाएगी। ठीक है, इस पाठ को आप विशेष रूप से अध्ययन करें और देखें, उसके बाद ही आप नेक्स्ट पार्ट आपके समझ में आएगा। जिन विद्यार्थियों को अगर नेक्स्ट पार्ट देखना है उनको ये पहला पार्ट देखना आवश्यक है, जिससे कि आप अन्य पार्ट को समझ सको। ठीक है बेटा, थैंक यू, धन्यवाद।